भौतिक शास्त्र के अध्याय 13 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 9 का अध्ययन करना है। प्रश्न है, बोर की स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। इसके पहले बोर की स्थायी कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक निकाला था, उसके बाद इलेक्ट्रॉन के वेग के लिए व्यंजक निकाला था। अब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के लिए व्यंजक निगमित करना है। बोर की जो स्थायी कक्षा होती है, उस स्थायी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आंशिक रूप से गतिज ऊर्जा तथा आंशिक रूप से स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आंशिक गतिज ऊर्जा और आंशिक स्थितिज ऊर्जा से मिलकर बनती है। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा भी निकालनी पड़ेगी और गतिज ऊर्जा भी निकालनी पड़ेगी। मान लेते हैं कि v वेग से इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो v वेग से जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा k का मान निकाला जा सकता है। गतिज ऊर्जा k बराबर हो जाएगा 1/2 mv²। m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और v है वेग। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर समीकरण 1 प्राप्त हो जाएगा। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, नाभिक के चारों ओर वृत्तीय मार्ग में परिक्रमा कर रहा है, तो नाभिक के चारों ओर जब वो वृत्तीय मार्ग में परिक्रमा करेगा तो क्या होगा, उसको अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होगी। और अभिकेंद्र बल किसके बराबर होगा, नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल के बराबर होगा। बोर त्रिज्या का मान जब निकाला था तो उसमें इसका उपयोग किया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखो mv²/r ये अभिकेंद्र बल है और बराबर में 1/4πε0 इंटू e²/r²। ये क्या है, नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल है। ठीक है, अब r को उस तरफ पक्षांतर कर दें, पक्षांतर करेंगे तो mv² बचेगा, बराबर में 1/4πε0 बचेगा। e²/r² जैसा लिखा था वो लिख देंगे, बटे में जो r था उसको जब पक्षांतर किया तो बटे का r यहाँ पर गुणा में आ जाएगा। एक r से एक r यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, mv² बराबर 1/4πε0 इंटू e²/r। mv² का ये जो मान निकला है, इस मान को समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 में क्या लिखा है, k बराबर 1/2 mv²। तो उसमें जब मान रखेंगे तो k की जगह पे k आ जाएगा, बराबर में 1/2 की जगह पे 1/2 आ जाएगा। mv² का जो मान है वो यहाँ पर ऐसे रख देंगे। ठीक है, अब k की जगह पे k बराबर 1 बटे में क्या है, देखो 2 और 4 का गुणा होगा तो 8πε0, e² का 1 के साथ गुणा होगा तो e² बटे में r हो जाएगा। k बराबर हो जाएगा e² और 1 का गुणा होगा तो e² बटे में 8πε0r। तो ये इस प्रकार से समीकरण 2 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। गतिज ऊर्जा निकालने के बाद स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे r त्रिज्या की कक्षा में परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब स्थितिज ऊर्जा को u लिखा जाता है तो u लिख लेंगे। कहीं कहीं पे pe भी लिखते हैं, लेकिन वो जो p है वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, स्थितिज ऊर्जा u हो गई, बराबर में 1/4πε0 हो गया। ठीक है, कौन सा सूत्र यहाँ पर यूज हो रहा है, तो ये ब्रैकेट में लिखा है, देखो ये u बराबर 1/4πε0 इंटू q1 q2/r। तो इस सूत्र का यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है जो ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, तो u की जगह पे देखो u हो गया, बराबर में 1/4πε0 नियतांक है तो इसको लिख देंगे, इनटू में q1 q2 है। q1 और q2 का मान क्या होगा, तो q1 q2 दो आवेश हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहा है। नाभिक में धन आवेश होता है और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, मतलब ऋणावेश होता है। तो इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं, देखो q की जगह पे e लिखा है,
और Q1 की जगह पे माइनस ई लिखा है, Q1 की जगह पे ई लिखा है और Q2 की जगह पे माइनस ई लिखा है। ठीक है, Q1 क्या है, नाभिक के अंदर का आवेश, और Q2 क्या है, नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसका आवेश। तो दोनों आवेशों का मान बराबर है, केवल इतना अंतर है, नाभिक के अंदर धनावेश होता है और नाभिक के बाहर उतनी ही मात्रा में ऋणावेश होता है। तो Q1 Q2 की जगह पे E और माइनस ई यहाँ पर आ जाएगा, बटे में R की जगह पे R हो जाएगा। ठीक है, U की जगह पे U लिख सकते हैं, बराबर में E और माइनस ई का गुणा हुआ तो माइनस का ई स्क्वायर बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0 R हो जाएगा। तो ये U का मान निकल आया, मतलब स्थितिज ऊर्जा का मान निकल आया। और इसके पहले समीकरण 2 में जो लिखा है वो गतिज ऊर्जा का मान है। दोनों ऊर्जाओं को जोड़ना पड़ेगा, हमने पहले ही बताया था। तो यहाँ पर जोड़ देंगे, देखो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, जो कुल ऊर्जा को E लिखेंगे। कुल ऊर्जा में कौन कौन सी ऊर्जा होती हैं, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, तो K प्लस U हो जाएगा। K का मान है ई स्क्वायर बटे 8 पाई एप्सिलॉन 0 R, और प्लस में U का मान क्या है, माइनस ई स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। इन दोनों में एलसीएम ले लेंगे तो इसमें देखो 8 पाई है, उसमें 4 पाई है, तो जो 8 पाई वाला मान है यही एलसीएम आ जाएगा। तो 8 पाई एप्सिलॉन 0 R ये एलसीएम हो गया। पहले वाले पद में 8 पाई एप्सिलॉन 0 R है, इसका 8 पाई एप्सिलॉन 0 R में भाग देंगे तो 1 आएगा, उस 1 का ऊपर गुणा करेंगे ई स्क्वायर के साथ तो यहाँ पर ई स्क्वायर आ जाएगा। अब प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा। अब 4 पाई एप्सिलॉन 0 R का भाग एलसीएम 8 पाई एप्सिलॉन 0 R में देंगे तो 2 बार में भाग जाएगा। इस 2 का गुणा ऊपर माइनस ई स्क्वायर के साथ में करेंगे तो माइनस 2e स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो गया। अब देखो E की जगह पे E आ जाएगा, बराबर में ई स्क्वायर प्लस का है और 2e स्क्वायर माइनस का है, तो ई स्क्वायर में 2e स्क्वायर घटा देंगे तो माइनस का ई स्क्वायर आ जाएगा, बटे में 8 पाई एप्सिलॉन 0 R आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये समीकरण 3 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो बोर त्रिज्या का जो मान निकाला था उसको लिख लेंगे। R बराबर कितना निकला था मान, एप्सिलॉन 0 n स्क्वायर h स्क्वायर बटे में पाई m e स्क्वायर। तो बोर त्रिज्या का जो मान निकला था उसको लिख लिया। इस मान को कहाँ रखना है, ऊपर जो समीकरण 3 आया है उस समीकरण 3 में इस R के मान को रखना है। मान रखेंगे तो क्या होगा, देखो E की जगह पे E आ जाएगा, समीकरण 3 में E का मान निकला है ना, तो E की जगह पे E आ जाएगा, बराबर माइनस ई स्क्वायर बटे में 8 पाई एप्सिलॉन 0, ये जैसा लिखा था वैसा लिख देंगे। ठीक है, अब इसी एप्सिलॉन 0 के गुणा बटे वही गुणा में ही क्या लिखा है, R लिखा है। एप्सिलॉन 0 कहाँ लिखा है, बटे में, और उसी के गुणा में R लिखा है। तो R का मान जब यहाँ पर लिखेंगे तो बटे में लिखना पड़ेगा R का मान। तो यहाँ पर देखो गुणा का निशान लगा दिया और 1 के बटे में ये जो मान लिखा है ये R का मान है। क्योंकि R बटे में था समीकरण 3 में, तो बटे में ही R का मान यहाँ पर लिख दिया अपन ने। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये पाई m e स्क्वायर ये बटे के बटे में लिखा है, तो पाई m e स्क्वायर जो बटे के बटे में है इसको ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो E की जगह पे E आ गया, बराबर में माइनस बटे वाला मान ऊपर ले गए बटे के बटे में जो था, तो क्या आ गया, देखो पाई आ गया, m आ गया, E स्क्वायर और E स्क्वायर का गुणा होगा तो E की घात 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बटे में क्या क्या बचा, बटे में बचा है देखो ये 8 पाई, तो 8 पाई लिख दिया। एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन 0 का गुणा हुआ तो एप्सिलॉन 0 स्क्वायर हो गया, n स्क्वायर और h स्क्वायर। ठीक है, अब E की जगह पे E बराबर माइनस क्या किया, देखो यहाँ पर ध्यान देना, ऊपर पाई से पाई कैंसिल कर दिया, पाई से पाई कैंसिल कर दिया तो बराबर में माइनस बचा, पाई से पाई कैंसिल हो गया तो m e की पावर 4 बचा, बटे में 8 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर आ गया। तो ये इस प्रकार से पाई जब कैंसिल होगा तो यहाँ पर ये समीकरण 4 प्राप्त हो जाएगा। और ये जो समीकरण 4 है यही
इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र है। अब देखो थोड़ा सा और आगे हल कर सकते हैं। देखो E की जगह पे E बराबर में माइनस की जगह पे माइनस आ गया, ठीक है। m का मान, m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो वो यहाँ पे रख दिया। देखो 9.1 गुणे 10 की घात -31, ये m का मान है। फिर E का मान, E है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो उसका मान रख दिया 1.6 गुणे 10 की घात -19, E की घात 4 है तो इसकी घात 4 लगा दी। बटे में 8 की जगह पे 8, n स्क्वायर की जगह पे n स्क्वायर, h का मान लिख दिया 6.63 गुणे 10 की घात -34, h पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर हो गया। इप्सिलॉन 0 का स्क्वायर, तो इप्सिलॉन 0 का मान है 8.85 गुणे 10 की घात -12 स्क्वायर। तो सभी के मान यहाँ पर रख दिए, केवल n स्क्वायर को छोड़ दिया, ठीक है। अब E की जगह पे E, ठीक। अब क्या करेंगे, देखो बराबर में 9.1 गुणे 10 की घात -31, ये जैसा लिखा था वैसा लिख देंगे। 1.6 का घात 4 है तो 1.6 का 4 बार जब गुणा किया तो 6.5536 यहाँ पर आ गया। गुणा में 10 की घात -19 की घात भी 4 है तो -19 गुणे 4 किया तो क्या हो गया, 10 की घात -76 हो गया। बटे में क्या किया, देखो 8n स्क्वायर जैसा लिखा था वैसा लिख देंगे, ठीक है। क्या किया यहाँ पर, देखो 6.63 का होल स्क्वायर है तो 6.63 का जब होल स्क्वायर किया तो 43.95 हो गया। फिर गुणा में 10 की घात -34 का भी स्क्वायर है तो 10 की घात -34 का स्क्वायर किया तो 34 दूनी -38 हो गए, 68 हो गए, ठीक है। फिर 8.85 पर स्क्वायर है तो ऐसे स्क्वायर लगा के लिख लिया। 10 की घात -12 पे भी स्क्वायर है, 10 की घात -12 तो -12 गुणे 2 मतलब 10 की घात -24 हो गया। तो ये इस प्रकार से इसको लिख दिया। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, देखो ऊपर 9.1 और 6.5536 का गुणा कर दिया तो 59.63 हो गया। और ऊपर ही देखो 10 की घात -31 है और 10 की घात -76 है, दोनों के आधार 10 हैं तो दोनों की घातों को जोड़ दिया। देखो आधार 10 हो गया और -31 और -76 को जोड़ दिया। अब बटे में देखते हैं तो बटे में 8 और 43.95 का गुणा हुआ तो 351.6 आ गया। गुणे में नीचे देखना है 10 की घात -68 है और 10 की घात -24 है, दोनों के आधार 10 हैं तो घातें जुड़ जाएंगी तो 10 की घात -68 -24 हो गया, ठीक है। अब 8.85 का स्क्वायर लगा है तो 8.85 का 2 बार जब गुणा करेंगे तो 78.3225 आ जाएगा और n स्क्वायर जैसा लिखा था वैसा यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, देखो E की जगह पे E है बराबर में 59.63 गुणे 10 की घात -31 और -76 को जोड़ा तो 10 की घात -107 आ गया। दोनों में एक जैसे निशान है ना तो जुड़ गए, -31 और -76 जोड़ेंगे तो -107 हो जाएंगे। बटे में ध्यान देना है 351.6 का गुणा 78.3225 के साथ किया तो गुणा किया तो 27,538.191 आ गया। और बटे में ही देखो 10 की घात -68 और -24 को जब जोड़ा तो 10 की घात -92 हो गया और n स्क्वायर की जगह पे n स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर E की जगह पे E आ गया। अब 59.63 में 27,538.191 का भाग दिया तो ये आ गया 0.002165, ठीक है। गुणे में 10 की घात -107 और बटे में जो 10 की घात -92 लिखा था इसको ऊपर ले आए तो जब अंश से हर में या हर से अंश में करते हैं तो घात का चिन्ह बदल जाता है, तो ऊपर लाएंगे तो 10 की घात -92 किस में बदल जाएगा, 10 की घात +92 में बदल जाएगा। बटे में केवल क्या बचा, n का स्क्वायर बचा, बाकी सब मान को ऊपर ले गए, है ना। 59.63 में भाग दे दिया 27,538.191 का और बाकी 10 की घात -92 जो था इसको ऊपर ले गए, ठीक है। अब E की जगह पे E आ जाएगा, ठीक, बराबर 0.002165 था। इसमें दशमलव के स्थान को और आगे बढ़ा दिया, कितने आगे बढ़ा दिया, 3 अंक और आगे
तो 3 अंक और आगे बढ़ाया तो 2.165 हो गया ये, और 3 अंक आगे बढ़ाया है तो क्या करेंगे, दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे और 3 अंक बढ़ाया है तो 3 जीरो कर देंगे, मतलब ये 1000 हो जाएगा। ठीक है, फिर ऊपर देखो 10 की घात -107 और 10 की घात 92, दोनों के आधार समान हैं, 10 हैं दोनों के आधार, तो दोनों की घातों को यहाँ पर जोड़ दिया, 10 की घात -107 और प्लस 92 बटे में n²। ठीक है, यहाँ बटे में 1000 कैसे आया, समझ में आ गया। 1000 कैसे आया, ऊपर 0.002165 जो लिखा था उसमें 3 अंक आगे दशमलव बढ़ा दिया, तो 3 अंक आगे जब दशमलव बढ़ाया तो दशमलव के नीचे 1 लिखा और 3 अंक आगे बढ़ाया है तो नीचे 3 जीरो बढ़ा दिए। ठीक है, तो ऊपर जो 0.0021 था वो 2.165 हो गया और बटे में 1000 आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब ई की जगह पे देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ई लिख देंगे, बराबर में 2.165 जैसा लिखा था वो लिख देंगे। 1000 को बटे में 10 की घात 3 लिख दिया, ऊपर 10 की घात -107 था और प्लस 92 था, तो -107 और प्लस 92 एक धन का एक ऋण का है तो दोनों घट जाएंगे, 107 में 92 घटेंगे तो 15 बचेंगे, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 15, तो ऊपर आ जाएगा 10 की घात -15 और गुणा में क्या लिखा है 2.165 बटे में जो 1000 था उसको 10 की घात 3 लिख दिया, n² की जगह पे n² लिख देंगे। ठीक है, अब ई की जगह पे ई बराबर में 2.165 गुणे में 10 की घात -15 बटे में जो 10 की घात 3 था उसको ऊपर ले आए तो 10 की घात धन का 3 ऊपर गया तो 10 की घात -3 हो गया, चिन्ह बदल जाता है ना, और बटे में n²। अब ई की जगह पे ई बराबर 2.17 गुणे 10 की घात -15 और 10 की घात -3 दोनों के आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा ये 10 की घात -15 और -3। ठीक है, बटे में n² की जगह पे n² आ जाएगा। अब ई की जगह पे ई बराबर 2.17 क्यों कर दिया इसको, 2.165 को 2.17 क्यों कर दिया, क्योंकि 6 5 लिखा है, 5 से बड़ी संख्या जब भी होती है तो एक अंक बढ़ा सकते हैं, तो 5 लिखा है तो एक अंक आगे बढ़ाया 6 में तो 6 की जगह पे 7 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया ना, 5 या 5 से बड़ी संख्या जब होती है तो उसको छोड़ देते हैं और आगे वाले अंक में एक अंक और बढ़ा देते हैं, तो पीछे का 5 छोड़ दिया और 6 में 1 जोड़ा तो 7 हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे 2.17 यहाँ पर आया है। अब 2.17 की जगह पे 2.17 गुणे में 10 की घात -15 और -3 जुड़ेंगे तो 10 की घात -18 हो जाएगा, बटे में n² की जगह पे n² हो जाएगा। ये जो मान आया है ये किस में आया है, जूल में, अभी जो मान निकला है ये जूल में निकला है, हमको चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 गुणे 10 की घात -19 का भाग देना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर क्या किया, ई की जगह पे ई बराबर में 2.17 की जगह पे 2.17 गुणे में 10 की घात -18 की जगह पे 10 की घात -18 बटे में देखो ये दे दिया भाग, देखो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 गुणे 10 की घात -19 का भाग दे दिया, n² की जगह पे n² आ गया। ये देख सकते हैं यहाँ पर देखो जहाँ पर जूल लिखा था अब जूल की जगह पे ई भी, स्मॉल ई कैपिटल भी, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख गया। ठीक है, अब ई की जगह पे ई बराबर में क्या होगा, देखो 1.6 का 2.17 में भाग दिया, तो 2.17 में 1.6 का जब भाग देंगे तो 1.356 आ जाएगा, गुणे में 10 की घात -18 बटे में जो 10 की घात -19 लिखा था उसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात प्लस का 19 हो जाएगा, बटे में n² की जगह पे n² आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देंगे। ई की जगह पे ई बराबर 1.356 गुणे 10 की घात -18 और 10 की घात 19 दोनों के आधार समान हैं तो घातें जोड़ेंगे तो 10 की घात -18 धन 19 हो जाएगा, बटे में n²। ठीक है, ई की जगह पे ई हो गया बराबर में 1.356 गुणे 10 की घात कितनी बचेगी,
-18 और +19, एक ऋण का है एक धन का है। तो जब भी ऋण और धन होते हैं तो घट जाते हैं। 18 में से 19 घटेंगे तो 1 बचेगा। बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का 1, तो 10 की घात +1 बचेगा। और 10 की घात +1 को लिखते नहीं हैं, सीधा 10 लिख देते हैं। तो 10 लिख देंगे, बटे में n² और EV की जगह पे EV आ जाएगा। ई की जगह पे ई आ जाएगा, बराबर में 1.356 में 10 का गुणा होगा तो 13.56 हो जाएगा, बटे में n² EV। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। अब ई की जगह पे ई बराबर 13, अब फिर से वही देखो 5 है, 5 या 5 से बड़ी संख्या जब होती है तो पीछे का अंक छोड़कर आगे वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। तो यहाँ 5 के बाद जो 6 है उस 6 को छोड़ देंगे और 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13.5 की जगह पे 13.6 हो जाएगा, बटे में n² और EV। तो ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान निकल आएगा, E बराबर 13.6 बटे n² EV। तो ये इस प्रकार से करना है, 2-3 बार इसको पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा।